सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, वो इंजन्स जो हमारे यूनिवर्स को चलाते हैं। आपको बता दूं, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स नहीं होंगे तो न मिल्की वे गैलेक्सी होगी, न ही सन, न अर्थ, न आप। वो यूनिवर्स में लगभग हर गैलेक्सी का सेंट्रल ड्राइविंग फोर्स है। वो हमारे यूनिवर्स का सबसे भयानक और अजीब पहलू था और उन्हें देखकर मुझे बहुत हैरानी होती है। अब एक नई मिस्ट्री सामने आई है जो सुपरमैसिव ब्लैक होल से जुड़ी है। हमें ये तो पता है कि अर्ली यूनिवर्स में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स थे, लेकिन ये नहीं पता कि वो इतने कम समय में इतने बड़े कैसे हो गए। हमें उनके फॉर्मेशन की कुछ जानकारी है, पर क्या हम उनके तेजी से बढ़ने की मिस्ट्री को सुलझा पाएंगे? दो 2017 में यूनिवर्स पर नजर रखने वाले साइंटिस्ट्स को कुछ ऐसा दिखा जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एक विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल जो यूनिवर्स के शुरुआती दौर का था। वो बिग बैंग के करीब 69 करोड़ साल बाद बना था। उस वक्त यूनिवर्स की आज की एज के मुकाबले 5 या 6% रही होगी। प्राचीन यूनिवर्स में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का होना बच्चों के फुटबॉल मैच में किसी प्रोफेशनल प्लेयर के होने जैसा है। इतने बड़े ब्लैक होल को वहां पर होना ही नहीं चाहिए था। सुपरमैसिव ब्लैक होल सिर्फ वक्त से पहले ही नहीं बना था, बल्कि वो बहुत बड़ा था। उसका मैस हमारे सन का 80 करोड़ गुना था। बस कुछ ही करोड़ सालों में यूनिवर्स में करीब 1 अरब सन्स मटेरियल कोलैप्स होकर एक जायंट ब्लैक होल बन गया और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ब्लैक होल्स को हमारे सन के मैस यानी सोलर मैसेस में मेजर किया जाता है। रेगुलर या स्टेलर ब्लैक होल्स 100 सोलर मैसेस तक के होते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का मैस 1 लाख से अरबों सन्स के बराबर होता है और साइंटिस्ट्स को अर्ली यूनिवर्स में ऐसे लगभग 100 ब्लैक होल्स का पता चला है। हम ये देखकर हैरान थे कि बिग बैंग के बाद उनमें से एक भी कैसे मौजूद था। सच कहूं तो शुरुआत में हमें ये अजीब लगा, पर फिर हमें पता चला कि ऐसे ब्लैक होल्स बहुत बड़ी संख्या में हैं और वो यूनिवर्स की शुरुआत से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये कमाल की बात थी। ऐसा माना जा रहा है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स से यूनिवर्स के एवोल्यूशन और उसकी डेस्टिनी को जानने में मदद मिलेगी। एस्ट्रोनॉमर्स उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल के ओरिजिन और यूनिवर्स में इतनी जल्दी बन जाने के बारे में समझना एक ऐसी कामयाबी होगी जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। इतने कम समय में इतनी बड़ी चीज आखिर कैसे बन सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब पाने के लिए हमें छोटे लेवल से शुरुआत करनी होगी, ये समझकर कि रेगुलर स्टेलर ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं। ब्लैक होल्स स्टार्स के कोलैप्स होने से बनते हैं। ये सबको पता है। अगर एक बड़ा स्टार हो और वो कोलैप्स कर रहा हो तो वो एक ब्लैक होल बनाएगा। एक बहुत बड़े स्टार की मौत एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में होती है और अगर उसमें पर्याप्त मास है तो जो बचता है वो कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाता है। स्टार जितना बड़ा था उतना ही बड़ा उससे बनने वाला ब्लैक होल होगा। क्या अर्ली यूनिवर्स के स्टार्स इतने बड़े थे कि कोलैप्स होकर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बना पाए? आप जानते हैं, अर्ली यूनिवर्स आज के यूनिवर्स से बहुत अलग हुआ करता था। वो पूरी तरह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ था। गैस बड़े बादलों में बदल गई जो अपनी ग्रेविटी से कोलैप्स होने लगे। न्यूक्लियर फ्यूजन ने उनके डेंस कोर्स को इग्नाइट किया और पहले स्टार्स का जन्म हुआ। अब हमें लगता है कि शुरुआती गैस के क्लाउड्स आज के यूनिवर्स के क्लाउड्स के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़े स्टार्स बनाते थे। हो सकता है कि उस वक्त बहुत बड़े जायंट स्टार्स थे और हम उन्हें पॉपुलेशन 3 स्टार्स कहते हैं और वो वाकई में बहुत बड़े थे। पॉपुलेशन 3 स्टार्स सबसे पुरानी कैटेगरी के स्टार्स हैं। डायनासोर्स की तरह
कभी वो बड़ी यूनिवर्स पर राज किया करते थे, पर अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वो बहुत अजीब स्टार्स थे। वो अल्ट्रा वायलेट थे, ब्राइट थे और आज के स्टार्स से बहुत अलग थे। पर क्योंकि वो इतने बड़े और ब्राइट थे, इसलिए उनकी मौत भी जल्दी हो जाती थी। शुरुआती स्टार्स जल्दी बनते और खत्म हो जाते थे। वो सुपरनोवाज में एक्सप्लोड होते और अपने पीछे ब्लैक होल्स छोड़ जाते। पर क्या वो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स थे? जब एक स्टार एक्सप्लोड होता है एक सुपरनोवा में, तब उसका ज्यादातर मास इजेक्ट हो जाता है। वो दूर चला जाता है, सिर्फ एक न्यूट्रॉन स्टार या एक ब्लैक होल पीछे रह जाता है। पर उसमें ज्यादा मास नहीं होता था क्योंकि वो सब एक्सप्लोजन में दूर जा चुका था। भले ही पॉपुलेशन 3 स्टार्स अर्ली यूनिवर्स में बहुत बड़े थे, पर वो इतने बड़े नहीं थे कि एक्सप्लोड होने पर अपने पीछे एक सुपरमैसिव ब्लैक होल छोड़ सके। अगर हम सुपरनोवास को पूरी तरह से हटा दें तो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन को समझने का एक तरीका हो सकता है। क्या एक डाइंग स्टार का पूरा मैस कोलैप्स होकर ब्लैक होल बना सकता है? इसका जवाब एक गैलेक्सी में मिल सकता है जिसका नाम है फायरवर्क्स गैलेक्सी। फायरवर्क्स गैलेक्सी का एक अजीब सा नाम है क्योंकि इसमें कई सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होते हैं जो फायरवर्क्स जैसे लगते हैं, जो अपने आप में एक देखने लायक नजारा होता है। हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स फायरवर्क्स गैलेक्सी के एक बहुत ब्राइट स्टार पर नजर रख रहे थे। ये स्टार बिल्कुल वैसा ही है जो एक्सप्लोड होकर सुपरनोवा बनाता है। एस्ट्रोनॉमर्स को लगा था कि वो एक्सप्लोड होगा, पर उसने बहुत अजीब हरकत की। एस्ट्रोनॉमी बहुत कमाल की है क्योंकि इसमें आपकी आंखों के सामने वो होता है जिसे आप समझा नहीं सकते। हमने एक पूरे स्टार को जस्ट गायब होते देखा है। 2007 में वो स्टार कुछ ऐसा दिखता था। 2015 तक वो पूरी तरह गायब हो चुका था। सुपरनोवा एक्सप्लोजन की ना तो कोई फ्लेयर थी ना डेब्री। तो आखिर हुआ क्या था? ये पता चला कि हर मैसिव स्टार एक नॉर्मल सुपरनोवा में एक्सप्लोड नहीं होता है। इसे हम फेल्ड सुपरनोवा भी कह सकते हैं। एक सुपरनोवा तब फेल होता है जब कोलैप्सिंग स्टार के अंदर बनने वाली शॉक वेव उससे बाहर ना निकल पाए। कुछ केसेस में जब स्टार बहुत मैसिव होता है तब शॉक वेव्स के पास स्टार से बाहर निकलने का कोई मौका नहीं होता। जब तक कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल नहीं बन जाता तब तक उसे एक फेल्ड सुपरनोवा कहा जाता है। फायरवर्क्स गैलेक्सी स्टार इतना मैसिव होगा कि उसने अपने ही एक्सप्लोजन को रोक दिया और फिर कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल बन गया। सब कुछ कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाता है। एक ऐसा ब्लैक होल हो सकता है जिसमें ओरिजिनल स्टार का सारा मास हो। अर्ली यूनिवर्स में क्या विशाल पॉपुलेशन 3 स्टार्स की मौत फेल्ड सुपरनोवास की तरह हुई और वो अपने पीछे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स छोड़ गए? मुझे नहीं लगता कि वो पॉपुलेशन 3 स्टार्स सुपरमैसिव ब्लैक होल बन पाने के काबिल थे। मेरे अंदाजे से उनमें उतना मास नहीं रहा होगा। सबसे मैसिव स्टार्स हमारे सन से बस 200 गुना ज्यादा मैसिव होते हैं, जबकि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारे सन के मास से लाखों या अरबों गुना भारी होता है। अर्ली सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कोलैप्सिंग स्टार्स से नहीं बने होंगे। जायंट स्टार्स तक इतने मैसिव नहीं होते। तो क्या सुपरमैसिव बनने का कोई और तरीका है? क्या स्टेलर ब्लैक होल्स कॉस्मिक बॉडी बिल्डर्स थे जो बल्किंग कर रहे थे? हमने इस आइडिया को खारिज कर दिया है कि वो लार्ज स्टार्स से बने होंगे। शायद वो बहुत छोटे स्टेलर मैस ब्लैक होल्स होंगे और बाद में वो कंज्यूम करके सुपरमैसिव बन गए। ब्लैक होल्स खाने में नखरा नहीं करते, वो कुछ भी निकल जाते हैं। अब चाहे उनके सामने कुछ भी आए, अब वो चाहे गैस हो, प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो कंज्यूम करते हैं उससे उनका मास और बढ़ता जाता है। एक स्टेलर मैस ब्लैक होल का पता चला है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कंज्यूम कर रहा है। यह हमारे सन से 15 गुना भारी है। सिग्नस X1 धीरे धीरे उस मटेरियल को निकल रहा है जो उसके इर्द गिर्द मौजूद है। ब्लैक होल्स की फीडिंग अक्रीशन डिस्क्स के जरिए होती है। वो बिल्कुल सैटर्न रिंग्स की तरह होती हैं। ब्लैक होल के अराउंड मटेरियल की एक थिक या थिन डिस्क होती है जो उसे फीड करती है। सिग्नस X1 की एक्रीशन डिस्क
पास के एक सोर्स से लगातार रिफिल होती रहती है। एक बड़ा स्टार जो हमारे सन से 20 गुना भारी है और जिसका नाम है ब्लू सुपर जायंट। ब्लैक होल इस स्टार की गैस पर पिछले 50 लाख सालों से फीड कर रहा है। तो अगर आपका सवाल यह है कि ब्लैक होल्स गैस को कैसे निगल सकते हैं, तो उसका जवाब है ग्रेविटी। वो बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो कुछ भी उनके दायरे में आता है उसे वो ग्रेविटी की मदद से अपने अंदर समा लेते हैं। ब्लैक होल का मास जितना बढ़ता है उसकी ग्रेविटी उतनी ही बढ़ती है और वो अपने अंदर उतनी चीजें खींचता है। एक ब्लैक होल की ग्रोथ ढलान से नीचे लुढ़कती हुई स्नोबॉल की तरह होती है। स्नोबॉल जितनी बड़ी होती जाती है वो और स्नो इकट्ठी करती और बड़ी होती जाती है। ये एक रनवे इफेक्ट होता है। पर भले ही सिग्नस X1 इस रनवे इफेक्ट से ग्रो करेगा, तब भी वो कभी सुपरमैसिव नहीं बन पाएगा। मतलब अर्ली यूनिवर्स के ब्लैक होल्स की फीडिंग बहुत फास्ट रेट्स पर हुई होगी। सबसे बड़ा इशू ये है कि अर्ली यूनिवर्स में इतना टाइम कैसे था कि एक छोटे से ब्लैक होल से, जो कि एक स्टार के अंदर से निकला है, वो सुपर मैसिव बन जाए। JRS 1915 एक और स्टेलर मास ब्लैक होल है। ये बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। इसका कंजम्पशन रेट सिग्नस X1 के मुकाबले लगभग 40 गुना है। और जब कोई ब्लैक होल जल्दी कंज्यूम करने लगता है तब वो ओवरहीट होने लगता है। जब ब्लैक होल बहुत तेजी से मटेरियल खींचकर उसे कंज्यूम करता है तब अक्रीशन डिस्क बहुत हाई टेम्परेचर्स पर हीट अप हो जाती है और उस हीट से सिस्टम से बहुत तेज लाइट बाहर आती है। और एक ब्लैक होल जितना ज्यादा मटेरियल कंज्यूम करेगा वो उतना ही शाइनी बनता जाएगा। ये स्टेलर ब्लैक होल कभी कभी ज्यादा मटेरियल बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी एक्रीशन डिस्क से रेडिएशन निकलता है जो हमारे सन से करीबन 10 लाख गुना ब्राइट होता है। लेकिन इस ब्राइटनेस के अपने नुकसान भी होते हैं। इससे ब्लैक होल मटेरियल को कंज्यूम करना और ग्रो करना बंद कर देता है। अगर मुझे जल्दी अपना वजन बढ़ाना होता, वो भी ज्यादा से ज्यादा, तो मैं बहुत सारी चीजें एक साथ खाने लगता, जैसे कि जंक फूड, और उसे नॉन स्टॉप खाता रहता। ब्लैक होल्स की प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो मटेरियल को कंज्यूम करने लगते हैं तब वो शाइन करने लगते हैं, और वो जितना शाइन करते हैं अपने खाने यानी मटेरियल को उतना ज्यादा दूर पुश कर देते हैं। उनकी ब्राइटनेस या ल्यूमिनोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो आने वाले मटेरियल को दूर पुश कर देती है। इस फिनोमिनन को एडिंगटन लिमिट कहा जाता है। कई मायनों में एडिंगटन रेट को ब्लैक होल्स की ग्रोथ की एक स्पीड लिमिट के रूप में माना जा सकता है। हो सकता है कि ब्लैक होल्स को बहुत तेजी से बढ़ने से रोका जाता हो, और वो भी उनमें ज्यादा से ज्यादा गैसेस डालकर, और आखिरकार एडिंगटन लिमिट हिट हो जाती है और ब्लैक होल में जितनी भी गैस डाली जाती है वो उस तक पहुंच ही नहीं पाती। कंजम्पशन कंट्रोल करने के इस तरीके से यह तय हो गया है कि अर्ली यूनिवर्स में स्टेलर ब्लैक होल्स इतनी जल्दी मास गेन नहीं कर पाए होंगे कि वो सुपर मैसिव बन पाते। ब्लैक होल्स को बढ़ने के लिए टाइम चाहिए, उन्हें फीड करना होता है, उन्हें कंज्यूम करना होता है। शायद कुछ स्टेप्स स्किप किए जा सकते हैं, पर शायद उन्हें मीडियम या बड़े साइज से शुरू करना होता हो ताकि वो बाद में सुपर मैसिव बन सकें। तो क्या अर्ली यूनिवर्स में और तरह का ब्लैक होल था? क्या वो इतना बड़ा था कि कम वक्त में सुपरमैसिव बन जाता? दो 2017 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक डेंस स्टार क्लस्टर को स्टडी किया जिसका नाम था 47 टूपनी, जो हमारी गैलेक्सी के बाहरी हिस्से पर था। उन्हें 25 पल्सार्स डिटेक्ट हुए जो कॉस्मिक लाइट हाउसेस की तरह घूमते और रेडिएशन छोड़ रहे थे। वो पल्सर्स किसी सेंट्रल ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा रहे थे, और भले ही हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाए, हम पल्सर्स के ऑर्बिट से उसके बिहेवियर को समझ रहे थे, और उससे पता चला कि वो सेंट्रल ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था। जब कैलकुलेशंस की गई तब हमें पता चला कि उसका मास सन से 1500 से 2000 गुना था। यह उस ग्लोबुलर क्लस्टर के बीचों में छुपा हुआ था। तो वो इनविजिबल ऑब्जेक्ट आखिर है क्या? 47 टिकनी के बीचों बीच जो कुछ भी छुपा है वो जरूर बहुत ज्यादा बड़ा है, और वो ब्लैक कलर का है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि वो एक बड़ा ब्लैक होल है जिसका मास सन से 1500 गुना है। वो ऑब्जेक्ट एक रेगुलर स्टेलर ब्लैक होल से कहीं ज्यादा बड़ा है।
पर सुपरमैसिव होने के लिए बहुत छोटा है। तो क्या वो असल में एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल है? इस तरह के इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये रेयर कैटेगरी के ब्लैक होल्स 100 से 1 लाख सोलर मैसेज के होते हैं। इस साइज का होने से वो बहुत जल्द सुपरमैसिव हो सकते हैं। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल से ही शायद सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का जीवन शुरू होता है। एस्ट्रोनॉमर्स इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने शायद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की ग्रोथ में बिल्कुल किसी बीज की तरह काम किया होगा, पर अभी तक उनकी खोज नहीं हो पाई है। वो मिसिंग लिंक की तरह है और ये बात उन पर लागू होती है क्योंकि वो मिसिंग है। सोचिए कि आप एक एलियन हैं और आप अर्थ पर आए हैं और आपको इंसानों के बारे में बहुत कम जानकारी है, और जब आप आसपास देखते हैं तो आपको छोटे छोटे बच्चे या बड़े लोग ही दिखाई देते हैं। आप टीनेजर्स को नहीं पहचान पाते। आप ये तो समझ जाएंगे कि बच्चे बाद में बड़े बन जाते हैं, लेकिन वो बड़े कैसे बनते हैं इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। इस इंटरमीडिएट स्टेज को आप नहीं समझ पाएंगे। ये आपके लिए बहुत अजीब होगा, है ना? सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के केस में यही होता है। वो एक यूनिवर्स है जिसमें टीनेजर्स नहीं होते। सितंबर 2020 तक हर किसी का यही मानना था, जब ग्रेविटेशनल वेव्स स्टडी कर रहे साइंटिस्ट्स को दूर यूनिवर्स में हो रहे एक एक्सट्रीम इवेंट का सिग्नल मिला। रिसर्चर्स उन चीजों की तलाश कर रहे हैं जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। वो स्पेस में लहरों की तरह होती हैं। ज्यादातर सिग्नल्स चिड़िया की आवाज की तरह होते हैं और ये बहुत ही खास तरह की नॉइस होती है जो कुछ इस तरह की होती है। लेकिन वो इवेंट इतना एक्सट्रीम और अचानक हुआ कि वो नॉइस कुछ इस तरह की निकली। सुनिए। यूनिवर्स में दूर से आने वाली वो आवाज इंटरमीडिएट ब्लैक होल हंटर्स के लिए किसी म्यूजिक से कम नहीं थी, क्योंकि उसकी पिच का बस एक ही मतलब था। ऐसी नॉइस तभी आई होगी जब दो बहुत ही बड़े ब्लैक होल्स आपस में टकराए होंगे और उनसे एक कंबाइंड ब्लैक होल बना होगा जिसका मास हमारे सन से 142 गुना ज्यादा होगा। तो जरा सोचिए ये कितना ज्यादा बड़ा होगा। तो ये देखने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ इसी तरह से इंटरमीडिएट ब्लैक होल की खोज हुई थी। वो इंटरमीडिएट ब्लैक होल का पहला कंफर्म्ड ऑब्जर्वेशन था। एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल का डायरेक्ट एविडेंस मिलना बहुत ही कमाल की बात होती है। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। अब ये तय हो गया है कि इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं, पर क्या उनसे अर्ली यूनिवर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का पता चल सकता है? दरअसल इंटरमीडिएट ब्लैक होल से ही सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की शुरुआत हुई होगी। ये जरूर अर्ली यूनिवर्स में बहुत पहले बन गए और इनसे ही सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बने होंगे, जो शायद बिग बैंग होने के बहुत कम वक्त के बाद ही एग्जिस्टेंस में आ गए थे। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स आखिर बनते कैसे हैं? हाल ही में डिस्कवर किया गया ब्लैक होल दो छोटे ब्लैक होल्स से बना था। वो गैस के बड़े क्लाउड से भी बन सकता था। देखिए, ऐसा होना भी मुमकिन है कि अर्ली यूनिवर्स में गैस के बहुत बड़े क्लाउड्स रहे हों जिन्होंने अपनी एनर्जी बहुत जल्दी खो दी हो और कोलैप्स होकर फाइनली उन्होंने इतने बड़े साइज का एक ब्लैक होल बना दिया हो। गैस का वो बड़ा क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट होकर ज्यादा से ज्यादा डेंस हो रहा होगा, ठीक वैसे जैसे स्टार्स बनाते वक्त डेंस होता है। पर इस केस में उसने एक स्टार नहीं बनाया, बल्कि वो एक बड़े ऑब्जेक्ट में कोलैप्स हो गया जो एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल बन गया। एक बड़े गैस क्लाउड का डायरेक्ट कोलैप्स होकर एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल बनना बहुत शानदार नजर आ रहा होगा। आपको लगता है कि वो जायंट क्लाउड कोलैप्स होते होते ब्लैक होल बन जाएगा, पर असल में ये होता है कि जायंट क्लाउड ब्लैक होल। तो एक वक्त में यूनिवर्स में बहुत बड़ा गैस क्लाउड होता है और पलक झपकते ही वो कोलैप्स हो जाता है और फिर बन जाता है एक ब्लैक होल। एटलीस्ट थ्योरी तो यही है। एक गैस क्लाउड के डायरेक्ट कोलैप्स से एक ब्लैक होल बनना बहुत मुश्किल है। गैस क्लाउड्स अक्सर अलग होकर कोलैप्स होते हैं और कई स्टार्स बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट में कोलैप्स होने के लिए
खास कंडीशंस होनी जरूरी है। एक केस में दो नेबरिंग गैलेक्सीज हो सकती हैं। पहली एक नई प्रोटोगैलेक्सी यानी एक गैस क्लाउड जिसे अभी स्टार्स बनाने बाकी हैं। इसके पास ही एक बड़ी गैलेक्सी है जो इतने सारे स्टार्स बना रही है कि उनका रेडिएशन उसके पड़ोसी तक जा रहा है। अब क्योंकि ये दोनों इतनी नजदीक हैं, इसीलिए बड़ी गैलेक्सी का रेडिएशन छोटी गैलेक्सीज में स्टार बनने से रोकता है। इसका मतलब ये है कि स्टार्स बनने से पहले ही वो क्लाउड फॉर्म में ही कोलैप्स होते रहेंगे और स्टार नहीं बन पाएंगे। गैस क्लाउड इतना ज्यादा बड़ा और डेंस हो जाता है कि उसकी ग्रेविटी उसे ही अंदर खींचने लगती है। जब स्टार्स नहीं बन पाते तब कोलैप्स से एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल बन जाता है। मुझे यह आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे पता नहीं ये पॉसिबल है या नहीं, लेकिन अर्ली यूनिवर्स से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें नहीं